हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। फ्रेंड्स, हमने यूजीसी नेट कॉमर्स की जो आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसको हम कंप्लीट करेंगे हमारी इन क्लासेस में। हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है और सेकंड क्लास आज हम करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि मार्केटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन और नीड्स, टाइप ऑफ नीड्स, डेफिनेशन, ये सब चीज़ें हमने की थी। और आज हम करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन एंड कंसेप्ट। जो मार्केटिंग के कंसेप्ट हैं उसकी प्रोसेस है वो हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो हमारे जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के, एक बार और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। आज इस क्लास के बाद हमारे 2 MCQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQs, हम वो डिस्कस करेंगे। एक का आंसर मैं आपको इसी में बताऊंगी और एक को आपको कमेंट करके बताना है और फिर नेक्स्ट वीडियो में जब आएगी तो उसका आपको राइट आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुननी है पूरी वीडियो और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन, या हम इनको मार्केटिंग कंसेप्ट्स भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये क्या है कि ये हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से मार्केटिंग को देखना है, मार्केटिंग को देखने का क्या नज़रिया है। ठीक है, और जो ये नज़रिया है मार्केटिंग का कि मार्केटिंग क्या होती है बेसिकली, वो जैसे चेंज होता रहता है। जैसे बहुत पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट चलता था, फिर उसके बाद प्रोडक्ट कंसेप्ट आया, फिर सेलिंग कंसेप्ट आया, उसके बाद फिर मार्केटिंग कंसेप्ट आया, उसके बाद सोसाइटियल कंसेप्ट आया और अब जो हमारा चलता है वो है होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो और इनके भी कुछ रिलेवेंस है अभी तक भी। ये नहीं है कि ये बिल्कुल अभी ये इनको कोई मार्केटर को एक फ़ायदा ही नहीं है इन चीज़ों को समझने का। उनको ये चीज़ें भी समझने का ज़रूरी है और पहले क्या चलता था ज़्यादा और अब कैसे चलती है और कैसे मार्केटिंग जो का ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हुआ है, वो हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट जैसे नाम से ही क्लियर है कि प्रोडक्शन पे फोकस करना है। प्रोडक्शन पे फोकस करने का क्या मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ही हमारी जो है कॉस्ट कम आएगी और जो प्रोडक्ट जो है वो हमारा अफोर्डेबल बन सकेगा। अब अफोर्डेबल बन सकेगा और हाईली अवेलेबल होगा, यानी कि प्रोडक्ट, तो कस्टमर्स उसको खरीदेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कस्टमर्स जो है वो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स खरीदना ही प्रेफर करते हैं। इस कंसेप्ट का ये मानना था। मतलब उस टाइम पे मार्केटिंग ओरिएंटेशन ये था कि हम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे हमारे उतना ही हमें जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलेंगी। आपने पढ़ा होगा ये इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होती है, कि जितना ज़्यादा बड़े लेवल पे हम काम करते हैं तो हमारी कॉस्ट कम आती है और हमें फ़ायदा होता है ज़्यादा, तो उससे हम हमारा प्राइस कम रख सकते हैं प्रोडक्ट का, और अगर प्राइस कम होगा प्रोडक्ट का तो लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो ये इस कंसेप्ट पे काम करते थे, ये प्रोडक्शन कंसेप्ट, कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पे फोकस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आया हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब प्रोडक्शन में क्या था कि हमें प्रोड्यूस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे नहीं ध्यान रखा कि उसकी क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ सस्ता खरीदते हैं कस्टमर्स को क्वालिटी भी चाहिए है, वो उसकी सही, उसमें कुछ इनोवेटिव फीचर्स भी होनी चाहिए। तो जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है वो हमारा इस चीज़ के ऊपर काम करता है कि प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाना है। देखो, उसमें ये था कि प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और इसमें क्या था कि प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाना है। प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी, परफॉर्मेंस और उसमें बहुत इनोवेटिव फीचर्स होनी चाहिए। तो ये जो 3 चीज़ें इसमें मेन है कि प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें बहुत अच्छी बनानी है, उसमें इनोवेटिव फीचर्स इंक्लूड करनी है, परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और जो इसके लिए ये प्रोडक्ट कंसेप्ट इस चीज़ पे भी फोकस करता है कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहने हैं हमें हमारे प्रोडक्ट में। और ये इस चीज़ को फोकस करते हुए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस, उसमें ही इंप्रूवमेंट करते रहना है, करते रहना है। और ये चीज़ करते करते कई बार ये होता है कि कंपनीज जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान देना शुरू कर देती हैं। ये चीज़ नहीं देखती कि ये प्रोडक्ट बना किस लिए रहे हैं हम, उसके लिए क्या यूजफुल है उस प्रोडक्ट, मतलब उसकी यूजफुलनेस क्या है। और इसी कंसेप्ट को हम मार्केटिंग मायोपिया का कंसेप्ट फिर बोलते हैं। तो जो मार्केटिंग मायोपिया है हमारा, वो प्रोडक्ट कंसेप्ट से रिलेटेड है, क्योंकि वो क्या कहता है, मार्केटिंग मायोपिया यही कहता है कि जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट में ही इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने लग जाती हैं, उसमें नई नई फीचर्स इंक्लूड करने लग जाती हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रखती कि ये प्रोडक्ट है किस यूज के लिए, वो कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में नहीं रखती और सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने पे फोकस करते हैं। अब जैसे कि हम ये देखें कि नई फीचर्स ऐड करना, नई कुछ ऐड करना, जैसे कि हम ये देखें, जैसे कोई कार है,
या कोई फ़ोन ही है लगा लो, ठीक है। तो फ़ोन हमने जैसे पिछली क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस किया था फ़ोन का एग्जांपल, कि फ़ोन का जो बेसिक जो उसकी एक्चुअल जो ज़रूरत है, एक्चुअल जो नीड है फ़ोन की, वो क्या है? फ़ोन मिलाना, किसी के पास बात करना, कॉल करना, बेसिकली उसकी बेसिक नीड है। लेकिन उसमें हम बहुत सारी फीचर्स डाल देते हैं, लेकिन ये चीज़ देखते ही नहीं कि ये फीचर्स एक फ़ोन में भी चाहता है क्या कोई बंदा? वो तो उस चीज़ के लिए लैपटॉप भी ले सकता है, कुछ और चीज़ भी वहाँ पे यूज़ हो सकती है। वो फ़ोन की ही परफॉर्मेंस इतने हाई पे हाई करते जाते हैं, उसका प्राइस भी फिर उसके अकॉर्डिंग हाई हो जाता है, तो उसको कौन खरीदेगा? उसको ये भी तो देखना है कि उसका एक्चुअल यूज़ क्या है, ठीक है। एक्चुअल यूज पे, उसकी नीड्स पे, कस्टमर्स की नीड्स पे फोकस करना बंद कर देते हैं। जैसे इसका सबसे बेसिक एग्जांपल ये ले लो कि जैसे कोई फुटवियर बना रहे हैं और फुटवियर में वो इतनी अच्छी से अच्छी क्वालिटी, उसके अंदर सोना ही जड़ दे, लेकिन उसका तो कोई यूजफुल नहीं है ना वो वहाँ पे, क्योंकि वो पहनना तो पैरों में ही है। तो इसीलिए उस टाइम वो प्रोडक्ट के क्वालिटी को और उसमें नई नई फीचर्स को इंक्लूड करते टाइम ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि उसकी नीड्स क्या है। और अगर नहीं ध्यान रखते तो इसको हम मार्केटिंग मायोपिया बोलते हैं, जिस ये मार्केटिंग मायोपिया का जो कंसेप्ट है ये हमारा दिया था थियोडर लेविट ने, स्पेलिंग शायद गलत हो, थियोडर लेविट, ये थियोडर लेविट ने जो है हमारा जो कंसेप्ट दिया था मार्केटिंग मायोपिया का। और ये मार्केटिंग मायोपिया का कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? प्रोडक्ट कंसेप्ट से रिलेटेड है हमारा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस किया और नीड्स पे नहीं किया, ठीक है। आप नोट्स में ये सारी चीज़ें साथ के साथ लिखते रहना। नेक्स्ट जो अब हमारा कंसेप्ट है वो है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में क्या हुआ कि हम क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बना लेंगे, ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी कस्टमर्स खरीदेंगे नहीं। खरीदने के लिए उनको उनको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, हमें हमें प्रमोशन करना पड़ेगा, हमें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। और जितना हम सेलिंग पे फोकस करेंगे कि लार्ज स्केल सेलिंग पे और प्रमोशनल एफर्ट्स पे, यानी कि एडवर्टीजमेंट वगैरह पे हम जितना फोकस करेंगे हमारी उतनी ही सेल होगी। यानी कि हमें फोर्स करना पड़ेगा कस्टमर को कि खरीदो, उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, बार बार एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमें उसको दिखाना पड़ेगा कि देखो ये प्रोडक्ट है, ये इतने सस्ते में अवेलेबल भी है। तो ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। ये हमारे सेलिंग कंसेप्ट ने बताया हमें, ठीक है। तो सेलिंग कंसेप्ट का नाम से ही देखो, प्रोडक्शन का नाम से ही था कि प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, प्रोडक्ट का मतलब कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और सेलिंग का मतलब है कि सेलिंग एफर्ट्स करने। और सेलिंग एफर्ट्स क्या होता है? एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, ये सारी एक्टिविटीज़ हमें ज़्यादा करनी है, ये हमारे सेलिंग कंसेप्ट ने बोला। और जो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आया वो है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? जैसे हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन में ही पढ़ा था सबसे पहले कि मार्केटिंग में सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है, हमने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें किया भी था कि नीड्स, कस्टमर्स की नीड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर की वैल्यू जो हमें क्रिएट करनी है, वैल्यू क्रिएट करनी है, जो फिलिप कोटलर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था कि क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर एंड कैप्चरिंग वैल्यू इन रिटर्न। वो जो वैल्यू क्रिएट करना कस्टमर के लिए, वो मार्केटिंग कंसेप्ट है। तो मार्केटिंग में सीधी सी यही चीज़ है कि हम कस्टमर्स की नीड्स को समझेंगे पहले क्या है, और फिर कस्टमर के ऊपर पूरा फोकस होगा मार्केटिंग कंसेप्ट में, और कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर उसको सेल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस सारी प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे? कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे। तो मार्केटिंग कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि सिर्फ कुछ भी प्रोडक्ट बना देना, कितना भी सस्ता बना देना जरूरी नहीं है, हमें सबसे पहले कस्टमर्स की नीड्स को समझना जरूरी है, ठीक है। तो नीड्स को समझना जरूरी है, इसलिए ये चीज़ हमारी कस्टमर को समझना, बेसिकली यही हो गया ना कि कस्टमर क्या चाहता है, ये समझना जरूरी है। ये मार्केटिंग कंसेप्ट ने कहा था। अब देखो, इसीलिए मार्केटिंग कंसेप्ट को ये बोलते हैं कि मार्केटिंग इज नॉट हंटिंग, इट्स गार्डनिंग। अब अगर ये लाइन आ जाए आपकी कि ये स्टेटमेंट लिखा आ जाए तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है, हंटिंग नहीं है, गार्डनिंग है। यानी कि हमें ये नहीं है कि कस्टमर को पकड़ना है बस एक बार कि कैसे भी कस्टमर हमारे पास आ जाए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमें ये देखना है कि कस्टमर हमारे पास कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से। अब जैसे हमें ये नहीं है कि हमें कुछ चाहिए है, जैसे हमें कोई फल चाहिए है, फल, तो हम उसको एक तो ये यहाँ पे हंटिंग का मतलब यही है कि हम एक तो उस फल को तोड़ के हमारे पास ले आए, ऐसे नहीं। वो फल कैसे आएगा? जैसे ग्रो करना है ना, एक पेड़ ग्रो करना है, पूरा पौधा लगाएंगे, गार्डनिंग करनी है उसकी पूरी, और फिर वो फल हमारे पास आएगा, और फिर वो हमारे पास परमानेंट आ जाएगा। बहुत सारे और भी फल लगेंगे। एक तो हम सिर्फ एक ही तोड़ लाए वहाँ से, फ्रूट कुछ ज़्यादा भी तोड़ लाए, लेकिन वो हमारे लिए पास शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो हमें उसकी गार्डनिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह से सेम कस्टमर है, यानी कि कस्टमर को हमें सिर्फ एक बार ललचा के या सेलिंग एफर्ट्स करके एक बार अपने पास नहीं लेके आना है, हमें कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म तक रहना है जुड़े। तो इसलिए मार्केटिंग जो है वो एक गार्डनिंग है, ठीक है।
अब देखो मार्केटर जो है ना वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है रिस्पॉन्सिव मार्केटर। रिस्पॉन्सिव मार्केटर का मतलब है कि वो देखेगा कस्टमर की क्या नीड है, फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेगा, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग में हमें एक और भी नया कंसेप्ट दिया है, वो ये क्या है कि एंटिसिपेटिव मार्केटर बनना है। एंटिसिपेटिव मार्केटर का मतलब है कि कस्टमर को भी नहीं पता कि ये उसकी नीड है, तो हमें वैसी नीड का पता लगाना है कस्टमर की, यानी कि कस्टमर क्या सोच सकता है आगे, उसको क्या जरूरत पड़ सकती है, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और एक फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव रख के चलना है मार्केटर को, कि मार्केटर को ही कस्टमर को ये बताना है कि देखो आपकी ये नीड है और आप इसको ऐसे पूरा करो। आपको ध्यान भी नहीं है कि आपकी ये नीड है, लेकिन आपको ये जरूरी है, इससे आपका टाइम बच सकता है, कॉस्ट बच सकती है। तो वो सारी चीज़ें कस्टमर को एहसास दिलाना उन चीज़ों का। एंटिसिपेटर जो एंटिसिपेटिव मार्केटर है वो ये काम करता है। इसमें तो क्या था रिस्पॉन्सिव में कि कस्टमर ने बताया कि उसकी ये नीड है और फिर उसको कस्टमर को प्रोडक्ट उसका अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के देना, ठीक है। वो तो हो गया, रिस्पॉन्स दिया है हमने कस्टमर को जैसे कस्टमर ने मांगा। एंटिसिपेटिव का मतलब हमने पहले से ही पता लगा लिया कि कस्टमर को ये नीड हो सकती है और वैसा फिर कस्टमर को दिखाना कि देखो आपको ये नीड भी है, उसके ऐसा प्रोडक्ट फिर बनाना, ठीक है। वो एंटिसिपेटिव मार्केटर हो गया। अब देखो जो हमारी मार्केटिंग कंसेप्ट है ना वो किस और के ओरिएंटेड है, किस जो सेंटर्ड है, वो कस्टमर सेंटर्ड है, कस्टमर ओरिएंटेड है, यानी कि कस्टमर पे फोकस रखना है। कस्टमर क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। और जो हमारे पीछे के 3 कंसेप्ट थे, जो सेलिंग कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट और प्रोडक्शन कंसेप्ट, वे सारे प्रोडक्ट ओरिएंटेड थे। अब हमारे जो मार्केटिंग के ये जो कंसेप्ट है ना, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए, यानी कि एक तो हो गया हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट और दूसरे हो गए हमारे कस्टमर ओरिएंटेड, ठीक ठीक है। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड में तो हमारे पास तीनों आ जाएंगे, प्रोडक्शन भी, प्रोडक्ट भी और सेलिंग भी, ठीक है। और कस्टमर ओरिएंटेड हमारा जो है ना ये मार्केटिंग कंसेप्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट सेंटर्ड में क्या था कि पहले प्रोडक्ट बनाना है फिर बेचना है, उनका ये काम था, ठीक है। लेकिन कस्टमर सेंटर्ड अगर होगा तो क्या होगा, कस्टमर सेंटर्ड होने से सेंस एंड रिस्पॉन्ड करेंगे, हम ये देखेंगे कि महसूस करेंगे पहले कि कस्टमर क्या चाह रहा है, ठीक है। वो चीज़ का अनुमान लगाएंगे, उसको एंटिसिपेट करेंगे कि कस्टमर की नीड्स क्या हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्ड करेंगे फिर, यानी कि उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। वो सेलिंग वाली जो चीज़ है ना वो पहले ही डिसाइड हो जाती है, यानी कि जो कि हाँ ये प्रोडक्ट है ये बिकेगा ही, क्योंकि हम कस्टमर चाहता है ये कस्टमर की नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। बेसिकली नीड सेटिस्फाई होगी तो वो कस्टमर प्रोडक्ट अपने आप खरीदेंगे, ठीक है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो हमारा ये बात बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये मत समझना कि बिल्कुल बेसिक चीज़ इसमें से क्वेश्चन आएंगी ही नहीं। प्रोडक्ट ये मार्केटिंग कंसेप्ट इनका तो हमें मीनिंग पता है, इनको अच्छे से समझना है कि किस में क्या बात बोली गई थी। आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे ना, अगर आपने पहले से पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि मार्केटिंग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर नहीं दिया है तो भी अब आप आज का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना कि उसमें कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और इनमें से कैसे वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, ये नीड वॉन्ट, ये कस्टमर फोकस, वैल्यू, ये ही उठा के वो पेपर में आती हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से समझ रहे हैं, कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। देखो सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, मार्केटिंग में क्या था कि कस्टमर को फोकस करो, कस्टमर को फोकस करो, लेकिन सिर्फ कस्टमर को फोकस रखना ही जरूरी नहीं है। ये चीज़ हम मैनेजमेंट के भी ऑब्जेक्टिव्स जब हम पढ़ते हैं, बिल्कुल आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि सोसाइटी के लिए क्या है, सोसाइटी के लिए भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बिजनेस की। तो सिर्फ कस्टमर को ही फोकस नहीं रखना है, हमें ये भी देखना है कि सोसाइटी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में भी वो चीज़ है या नहीं है। इसी के लिए फिर आता है हमारा सस्टेनेबल मार्केटिंग का चीज़ें जो आती है, सस्टेनेबल कंजप्शन, ये सारी चीज़ें इसी के ऊपर बेस्ड है फिर सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट के ऊपर, कि हमें सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है। अब कस्टमर तो बहुत अच्छी चीज़ चाहता है, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी हो उसमें, सस्ते में भी वो ये सारी चीज़ें चाह रहा है, ठीक है। अब लेकिन क्या पता वो प्रोडक्ट कस्टमर तो चाह रहा है लेकिन वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, वो ऐसा प्रोडक्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग में पोल्यूशन होता हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती हो, ऐसा प्रोडक्ट चाह रहा है कस्टमर तो, लेकिन वो बनाने में ऐसी इतनी सारी दिक्कतें आ रही है। तो हमें वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि सिर्फ कस्टमर की नीड्स ही ध्यान नहीं रखनी है, हमें सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है, हमें सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है कि ओवरऑल जब लॉन्ग टर्म हम इम्पैक्ट देखें उस चीज़ का तो वो भी सही आना चाहिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए सोसाइटी के ऊपर, ऐसा प्रोडक्ट भी हमें बनाना है, ठीक है। तो कस्टमर की वॉन्ट्स के साथ साथ सोसाइटी को भी ध्यान में रखना, ये हमारा सोसाइटियल कंसेप्ट ने बोला। अब जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है होलिस्टिक कंसेप्ट, और जो यही काम आता है। अब होलिस्टिक कंसेप्ट क्या है कि इसमें सारी चीज़ें
ध्यान रखनी है, सोसाइटी को भी ध्यान रखना है, मार्केट को भी ध्यान रखना है, हमारे जो इंटरनल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ध्यान में रखना है, हमारे जो सप्लायर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है। तो एक मार्केटिंग जो है ना वो एक होलिस्टिक कंसेप्ट है, इसमें बिजनेस को एज ए होल लेके चलना है। ये नहीं कि मार्केटिंग एक बिल्कुल अलग काम है, HR एक बिल्कुल अलग काम है, फाइनेंस बिल्कुल अलग काम है, ये सारी चीज़ ऐसे अलग अलग करके नहीं लेके चलने, हमें सबको साथ में मिलके एक होलिस्टिक और एक इंटीग्रेटेड मैनर में चलना है, ठीक है। और इसीलिए इसमें रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग और ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जो ये चार बेसिकली चार चीज़ें हैं। ये जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है ये कई जगह सोसाइटियल मार्केटिंग जो है वो भी आ जाता है यहाँ पे, सोसाइटियल मार्केटिंग या परफॉर्मेंस मार्केटिंग चीज़ें उसमें भी यही होती हैं, जहाँ अगर किसी बुक में परफॉर्मेंस मार्केटिंग लिखा होता है तो वहाँ भी उसमें वही चीज़ें इंक्लूड होती है जो सोसाइटियल मार्केटिंग में होती हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, अगर परफॉर्मेंस आ जाए तो परफॉर्मेंस भी हो सकता है होलिस्टिक मार्केटिंग में। वैसे इसके ये चार हैं भी नहीं, ये चार तक लिमिट भी नहीं रहना। अगर हम एक्चुअल में देखेंगे जब आप एज ए मार्केटर कर रहे हो अगर मार्केटिंग, तो आप समझोगे कि सिर्फ इन चार तक भी लिमिटेड नहीं है। होलिस्टिक का मतलब है सब कुछ लेके चलना है हमें साथ में, क्योंकि मार्केटर ही एक एंटरप्रेन्योर होता है उसमें मतलब एक्चुअल में एक मार्केटर ही एंटरप्रेन्योर होता है, जो कि ये समझता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, बिजनेस ही क्यों करते हैं, सारा कस्टमर के ऊपर ही तो है। अगर सेल ही नहीं होगी, हमारी मार्केटिंग ही नहीं होगी, तो पूरा बिजनेस ही कुछ नहीं चलेगा। तो इसलिए पूरे बिजनेस को ही हमें अच्छे से चलाना है। तो होलिस्टिक मार्केटिंग जो कंसेप्ट है इसी पे हमें फोकस करना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे इसमें रिलेशनशिप ये हम इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखो इसमें देखो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग आ गया परफॉर्मेंस की जगह। तो कई जगह पे यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा होगा, कहीं पे परफॉर्मेंस लिखा होगा। वो परफॉर्मेंस में वहाँ यही मतलब आ जाता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस, सोसाइटी के ओरिएंटेड परफॉर्मेंस भी और बिजनेस की वैसे भी ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है। और ये होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट में अब जब इंटरनल मार्केटिंग है, जैसे इंटरनल मार्केटिंग का क्या मतलब कि अंदर के जो भी और डिपार्टमेंट्स बिजनेस के अंदर की चीज़ें यानी कि उनको मैनेज करना अच्छे से। मार्केटिंग में ये भी है कि मार्केटिंग में जब काम, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट इन सब के साथ भी तो कोऑर्डिनेट करके चलना है ना, कि फाइनेंस कितना होगा। HR, क्योंकि HR ही तो ह्यूमन रिसोर्स ही तो है जो आगे जाके सेल करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे। मतलब जो भी मार्केटिंग का जो काम है वो करे तो कोई ह्यूमन रिसोर्स ही का ना, तो वो मार्केटिंग का वो काम ह्यूमन रिसोर्स को भी हमें साथ में लेके चलना है, और उसके लिए फाइनेंस भी चाहिए, तो फाइनेंस को भी साथ में लेके चलना है। तो सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में मिलके काम करना है, तो इसलिए इंटरनल मार्केटिंग भी है और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग भी है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में यही आ जाएगा कि जो हमारे 4 P's ऑफ मार्केटिंग है उनको भी इंटीग्रेट करना है, और उनको हमें जैसे एम्प्लॉयज़ के साथ उनकी मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को भी इंटीग्रेट होके चलना है। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। चैनल्स के साथ इंटीग्रेट करना, जैसे प्रोडक्ट, सर्विस, कम्युनिकेशन। तो ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग है वो इंटीग्रेटेडली हमें यूज़ करने हैं, ठीक है। और इसमें इंटीग्रेशन का मतलब ये भी है कि एक साथ में मिलके एक इंटीग्रेटेड मैनर में काम करेगा पूरा बिजनेस ही, ठीक है। और जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि। और रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या है कि कस्टमर के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, हमारे पार्टनर्स के साथ भी, पार्टनर्स बिजनेस के पार्टनर्स जैसे कोई भी ये सप्लायर वगैरह जो हैं हमारे, उनके साथ भी अच्छे से रिलेशन बना के रखना है। चैनल्स जो हैं जैसे होलसेलर, रिटेलर, इनके थ्रू ही तो हम प्रोडक्ट हमारा सेल कर रहे हैं, तो इनके साथ भी अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग तो है कि ये सारे काम करते हुए बिजनेस को साथ में लेके चलना है, मार्केटिंग के 4 P's को साथ में लेके चलना है, और कस्टमर्स को, चैनल्स को और ये सप्लायर्स को सबको साथ में लेके चलना है, और इनके साथ साथ हमें सोसाइटी को भी साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो इसलिए होलिस्टिक मार्केटिंग में सारी चीज़ें साथ में लेके हमें चलनी है। तो ये हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट है। अब जो बिल्कुल पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आपको खुद से पढ़नी है, पोज करके ये लाइनें। वैसे मैं भी अब साथ के साथ आप ऐसे भी समझना। देखो ये क्या है कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन है और मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन है। किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या होती है और फिर मार्केट ओरिएंटेड, क्योंकि देखो हमने देखा कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, ठीक है। सिंपल ये फंडा है कि प्रोडक्ट को ही हम फोकस लेके चलते हैं। लेकिन मार्केट ओरिएंटेड में क्या है कि सेंस एंड रिस्पोंड, वहाँ पे सेम चीज़ ये देखनी कि कस्टमर क्या क्या नीड्स हैं कस्टमर्स की, और उसके अकॉर्डिंग उनको सेटिस्फाई करना। मतलब कुछ ऐसा देना, एक तो ये कि कुछ प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली सेल कर रहे हैं हम, एक उस प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से सेल करें कि कस्टमर उसको मना ना ही कर पाए, मतलब उसको अच्छे से वो एक इंटेलेक्चुअली उनको रिलेट करना। आप जब ये पढ़ोगे ना एग्जाम्पल तब अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो जैसे अमेजोन है, अब अमेजोन की प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या होगी कि वी सेल बुक्स, वीडियोज, CDs, टॉयज,
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हम ऑनलाइन सेल करते हैं। अपने सारे प्रोडक्ट्स की इसने लिस्ट बता दी और ये बोल रहा है कि हम इसको सेल करते हैं। बात ये भी सही है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन तो ये है ना, अमेजोन यही तो करता है ना कि सारे बुक्स भी सेल करता है, वीडियोज़ भी सेल करता है, सीडीज, टॉयज़, ये सारी चीज़ें जो है अमेजोन सेल करता है। ठीक है, ये इसकी प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन है। लेकिन जब मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन जब होगी अमेजोन की, तो वो क्या होगी कि वी मेक द इंटरेस्ट बाइंग एक्सपीरियंस फास्ट, ईजी एंड इंजॉयबल। ये क्या है कि हम इंटरनेट बाइंग एक्सपीरियंस, सॉरी, कि हम इंटरनेट बाइंग एक्सपीरियंस को फास्ट, ईजी और इंजॉयबल बनाते हैं। और वी आर द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग यू वांट टू बाय ऑनलाइन। यानी कि हम आपको सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल करवाएंगे जो भी आप खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो एक वो इस तरीके से बता रहे हैं अपने आप को कि हम देखो आपको बहुत फास्ट इजी एक्सपीरियंस दे रहे हैं परचेज करने का, ऑनलाइन परचेज करने का, और आप यहाँ पे सब कुछ खरीद सकते हो जो भी आपको चाहिए। ठीक है, घर बैठे आप सब कुछ खरीदो। एक तो इस तरीके से अपने डेफिनेशन बताना, और एक इस तरीके से बताना है कि हम बुक्स भी सेल करते हैं, हम सीडीज भी सेल करते हैं, हम ये तो वो तो सारे ही करते हैं ना सेल। अब आपको कुछ स्पेसिफिक बताना है कि आप में ही क्या वो जिसको हम बोलते हैं ना यूएसपी, आपकी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है, कि आपका यूएसपी क्या, आप यूनिक क्या है आपके अंदर। फिर सारे ही करते हैं अब सेल, तो फ्लिपकार्ट की भी यही सेम डेफिनेशन होगी, किसी और जो ऑनलाइन रिटेलर है उसकी भी यही सारी डेफिनेशन होगी, वो भी सारी चीज़ें यही बेचता है। तो फिर आप में और उसमें डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस ऐसे है। आप कितना अच्छे से इस मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन को आप कितना अच्छे से फॉर्म कर सकते हो, ये मार्केटर के ऊपर है। और यही फिर मार्केट उसकी पूरी जो उसकी यूएसपी क्रिएट करता है, और ये यूएसपी जितनी अच्छी होगी उतनी अपने आप कस्टमर्स जुड़ेंगे ना उनके साथ। ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर ही फिर डिपेंड करती है। और जब आपके अब नेट के एग्जाम के परस्पेक्टिव से ऐसी चीज़ें ही आती हैं आपके, जैसे ऐसे आएगा कि किसी एक प्रोडक्ट का आपको लिखा होगा, जैसे आपको बुक बेचनी है, तो बुक की आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या दोगे और मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या दोगे। आपको ऐसा आ सकता है कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ सेलिंग ए बुक, और फिर आपके कुछ एग्जांपल्स होंगे। तो आपको ये समझना है कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन कौन सी है इसकी, और मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन कौन सी है किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, जैसे कि ये लोरियल है, लोरियल की देखो ये कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट सेल करता है। अगर ये सीधा इसकी प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन होगी कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी को लेके कि हम ये बनाते हैं या ये बेचते हैं। ठीक है, वी मेक कॉस्मेटिक्स, ये है इसकी डेफिनेशन, सही है। और दूसरा क्या है कि वी सेल लाइफ स्टाइल एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, सक्सेस एंड स्टेटस, मेमोरीज, होप्स, ड्रीम्स। इस तरीके से अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो कितना इफेक्टिव वे होता है ना ये प्रेजेंट करने का, एक प्रोडक्ट को, ये कंपनी को, एक ब्रांड को वो प्रेजेंट करने का तरीका। तो ये हमारा मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन होती है। ठीक है, ऐसे ही एडिडास की है कि ये एथलेटिक शूज़ और अपरेल्स बनाते हैं। ठीक है, ये तो इनकी प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन हो गई। मार्केट ओरिएंटेड क्या होगी, वी स्ट्रीव्स टू द ग्लोबल लीडर्स इन स्पोर्टिंग गुड्स इंडस्ट्री एंड विद स्पोर्ट्स ब्रांड्स ऑन ए पैशन फॉर स्पोर्ट्स एंड स्पोर्टिंग लाइफस्टाइल। यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड गुड्स बनाते हैं, स्पोर्ट्स का एक बहुत पैशनेट हम वो हैं, ब्रांड हैं, और स्पोर्ट्स का लिए हम लाइफस्टाइल, स्पोर्टिंग लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स के पैशन को हम प्रमोट करते हैं, बिल्ड करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो एक ये चीज़ है। तो इसमें क्या होगा कि देखो अब जैसे कोई किसी को स्पोर्ट्स से इतना प्यार है तो वो ऐसी डेफिनेशन देख के ही सोचेगा, हाँ देखिए तेरी सारी जो वो है ना, एक स्पोर्ट्स के लिए उसका जो पैशन है उसको फुलफिल कर रहा है ये ब्रांड, तो तुझे इसी ब्रांड की चीज़ें खरीदनी है। ठीक है, तो वो इस तरीके से। और अब हम ये देखें कि जैसे अमेजोन की ये डेफिनेशन देखी हमने कस्टमर ने, एज ए कस्टमर, तो हम क्या होगा कि हाँ देखो ये सबसे फास्ट और ये एक्सपीरियंस हमें दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम सब कुछ खरीद सकते हैं, तो हमें यही खरीदना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से वो कस्टमर को इस तरीके, मतलब कि हमें ऐसे प्रेजेंट करना है, हम हमारे अपने आप को, अपने ब्रांड को इस तरीके से हमें डिफाइन करना है, इस तरीके से प्रेजेंट करना है। ठीक है, वो ये इसलिए ये कंपनी जैसे करती है। ठीक है, और ये आपके पेपर में भी आएगा कि मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या है इसकी। जब पहले तो जो पिछले 2-3 साल के जैसे 19-20 के जो पेपर्स होते थे 2019, 20, 21 में भी, वहाँ पे पैराग्राफ जो आता है मार्केटिंग का, उसमें ऐसे ही एक पैराग्राफ होता था, और फिर ये कि आपको ये एज ए मार्केटर कैसे डील कर रहे हो आप। ठीक है, तो एज ए मार्केटर फिर आपको ये मार्केट ओरिएंटेड चीज़ें जो हैं, कस्टमर ओरिएंटेड कैसे रखना, मतलब वो एक पर्सपेक्टिव, वो सोचने का, वो सारी चीज़ें आपको इस तरीके से पढ़ने से डेवलप होंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारी मार्केटिंग में, वो है वैल्यू। वैल्यू मैंने ये पिछली वीडियो में भी बताया था कि वैल्यू क्या होती है। वैल्यू का मतलब है हम कस्टमर को क्या बेनिफिट दे रहे हैं और कस्टमर से क्या चार्ज कर रहे हैं, कॉस्ट। तो वैल्यू की जो
वो जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, बेनिफिट्स डिवाइड बाय कॉस्ट्स, यानी कि बेनिफिट्स और कॉस्ट्स का रेशो है वैल्यू, यानी कि कस्टमर्स को ए रेशो बिटवीन व्हाट द कस्टमर गेट एंड व्हाट ही गिव्स, कस्टमर को क्या मिल रहा है और उसके बदले में वो क्या दे रहा है, वो उसकी वैल्यू है। अब वैल्यू जो है वो इस बेनिफिट्स में जो है वो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। अब सिर्फ ये नहीं कि उसको सिर्फ वो फंक्शनल बेनिफिट मिल रहा है प्रोडक्ट का, जैसे प्रोडक्ट जैसे जिस चीज़ के लिए था प्रोडक्ट, अब जैसे फ़ोन ही था, वो फ़ोन किस काम के लिए था, वो सारी चीज़ें तो उसको मिल ही रही है, उसके फंक्शनल बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इमोशनल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट के। तो वो सारे बेनिफिट्स और जो डिवाइड बाय कॉस्ट जो है, कॉस्ट भी हमारी बहुत तरह की होंगी, जैसे मनी कॉस्ट होगी, टाइम कॉस्ट होगी, एनर्जी कॉस्ट भी इंक्लूड होंगी उसमें, साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो वो सारी कॉस्ट्स और बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं वो वैल्यू है, और ये हमें इंक्रीज करना होता है ये रेशो एक मार्केटर को। तो जितने ज़्यादा बेनिफिट्स हम बढ़ाएंगे और कॉस्ट जितनी कम करेंगे कस्टमर के लिए, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। और एक मार्केटर का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करनी है हमें कस्टमर को, ठीक है। हम कस्टमर को जितनी ज़्यादा वैल्यू देंगे उतना ही वो हमारे साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स को बढ़ाना है और कॉस्ट को कम करना है, ठीक है। इससे हमारा ये रेशो जो है वो ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगा, ऊपर वाली पोर्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो वैल्यू अपने आप ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मार्केटिंग प्रोसेस में देखो, वैसे तो देखो सिंपल मार्केटिंग प्रोसेस में चीज़ें बहुत मतलब आपको वैसे देखोगे तो यही है कि प्रोडक्ट बनाया है, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई किया है, प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट को सेल किया है, आफ्टर सेल सर्विसेज की है, रिलेशनशिप मेंटेन किया है, ठीक है। ये एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन नेट के एग्जाम में इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं आती है, तो बहुत तरीके से आती है, और आपको कैसे समझनी है वो हम इसमें देखेंगे। देखो दो व्यूज़ हैं हमारे मार्केटिंग प्रोसेस के। फर्स्ट व्यू तो क्या है, ट्रेडिशनल व्यू है। ये क्या बोलता है कि एक ये देखो ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के सेकंड हाफ जो है ना, ये सेकंड हाफ यहाँ पे काम स्टार्ट होता है मार्केटर का, ठीक है। मार्केटिंग का काम यहाँ स्टार्ट होता है, और ये पहले तो ये तो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम यहाँ से शुरू होगा, ये हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस बोलती थी, जिसमें क्या है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट का प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्ट को बनाना और प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ में आ गया। ये जो है ये हमारा मेक द प्रोडक्ट है, यानी कि ये पोर्शन हो गया। दूसरा क्या है, सेल द प्रोडक्ट। और सेल द प्रोडक्ट में क्या क्या सेलिंग आएंगी हमारी, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस। तो जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू है ये वो क्या बोलता है कि सेकेंड हाफ जो है हमारी प्रोसेस का, इस प्रोसेस का सेकंड हाफ जो है ये है हमारी मार्केटिंग प्रोसेस, और ये नहीं है, यानी कि हमें प्रोडक्ट को सेल करना है, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी सेलिंग का पार्ट है, मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है। तो मार्केटिंग प्रोसेस इसके अकॉर्डिंग क्या हुई कि बेचना, एडवर्टीजमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और सर्विसेज। लेकिन जो वैल्यू ड्रिवन डिलीवरी सीक्वेंस जो है, या वैल्यू ड्रिवन मॉडल, या वैल्यू ड्रिवन प्रोसेस मार्केटिंग की, वो क्या है कि हमारे जो है ये 3 पोर्शन है, और तीनों में बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ से मार्केटिंग का रोल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से क्या सबसे पहला क्या काम है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड भी किया है कि एक तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है और एक है टैक्टिकल मार्केटिंग। दो तरह की मार्केटिंग होती है, ठीक है। और जो पूरी प्रोसेस है इसको ये है कि पहले वैल्यू चूज करनी है, फिर वैल्यू प्रोवाइड करनी है, और फिर वैल्यू को कम्युनिकेट करना है। सारा फोकस जो आपका जो मार्केट ओरिएंटेड है, या जो आज की जो मार्केटिंग है, या फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग जो मार्केटिंग है, उस पर पूरा फोकस वैल्यू के ऊपर है। क्योंकि फिलिप कोटलर की डेफिनेशन में ही आपने देखा था पिछली क्लास में कि उसकी डेफिनेशन में ये था कि वैल्यू क्रिएट करना कैसे भी कैसे करके, ठीक है। तो सारा फोकस वो प्रोसेस भी वैल्यू क्रिएट करने पे है। जब आप कुछ भी मार्केटिंग में काम करोगे तो उससे वैल्यू जनरेट होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो पहले वैल्यू को चूज करना है, फिर वैल्यू प्रोवाइड करनी है, फिर वैल्यू को कम्युनिकेट करना है। अब उसमें क्या क्या काम आएंगे, जैसे वैल्यू चूज करना, और इसको हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग भी बोलते हैं, और इसमें हमारा आएगा एसटीपी क्या होता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग। यानी कि पहले कस्टमर्स के सेगमेंट्स बनाने हैं, हमें डिवाइड करना मार्केट को अलग अलग टुकड़ों में, फिर ये देखना कि कौन से टुकड़े को हम सर्व करेंगे, यानी कि मार्केट के कौन से पोर्शन को हम सर्व करेंगे, किन को। जैसे कि हमने मार्केट को जेंडर वाइज डिवाइड कर दिया कि हमने जैसे बच्चे और वुमेन्स और मेंस, ठीक है। तो ये हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। अब फीमेल को हम सर्व कर रहे हैं, मेल्स को सर्व कर रहे हैं, या बच्चों को सर्व कर रहे हैं, तो वो चीज़ फिर हमने उनमें से एक पोर्शन उठा लिया, जैसे हमने बच्चे ही उठा लिए, ठीक है। तो बच्चों के ऊपर हम मतलब मार्केटिंग करेंगे, तो उनके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, ठीक है। तो वो हमारा सिलेक्शन हो गया, यानी कि टारगेटिंग हो गया।
अब उनको हम कैसे हमारा प्रोडक्ट उनके लिए बना रहे हैं, कैसे उनके माइंड में ये चीज़ है कि हमारा देखो प्रोडक्ट आपके बच्चों के लिए इतना अच्छे से, कस्टमर के माइंड में कैसे हम अपनी पोजीशन बना रहे हैं, वो वैल्यू पोजीशनिंग होगी। ठीक है, तो यानी कि STP होगा ये हमारा पहला। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। उसके बाद प्रोडक्ट को बनाना है, ये सारी चीज़ें तो पहले से ही प्लान कर लेनी है ना, स्ट्रेटजीज। उसके बाद प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होगी, ये प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है उसकी डेवलपमेंट होगी, फिर उसकी प्राइसिंग होगी, फिर ये होगा कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज करने हैं, मतलब वो आउटसोर्सिंग करनी है कुछ, या कुछ खुद से ही चीज़ें बनानी है, खुद की ही होनी चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है वो क्या है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सर्विसिंग देनी है, जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती है वो। ठीक है, फिर जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट आता है उसमें हमारे सेल्स फोर्स का रोल आएगा कि वो कैसे उनके साथ, कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पर्सनल सेलिंग में, या फिर जब फिजिकल सेलिंग हो रही है स्टोर्स में, तो वहाँ पे कस्टमर्स के साथ हमारा जो सेल्स फोर्स है, यानी कि हमारे जो सेल्समैन हैं, वो कैसे डील कर रहे हैं, उनको कैसे बताना है कि कैसे आपको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आएंगी मार्केटिंग में। फिर सेल्स प्रमोशन कैसे करना है, जिसमें सेल्स प्रमोशन में फिर हमारी एडवर्टीजमेंट वगैरह, ये सारे काम फिर उसके बाद ये आएंगे। यानी कि सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी है, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी हमारी। उसके बाद हमें प्रोडक्ट को बनाना है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन और ये सर्विसिंग, ये सारे काम यहाँ तक आ जाएंगे। उसके बाद हमें कम्युनिकेशन भी करना है कि आफ्टर सेल सर्विसेज और कस्टमर के साथ रिलेशन बना के रखना, वो वाली चीज़। तो ये हमारी ये जो वो है हमारी वैल्यू डिलीवरी सीक्वेंस, यानी कि वैल्यू कैसे डिलीवर होगी। वैल्यू पहले चूज़ होगी, फिर प्रोवाइड करेंगे, और फिर वैल्यू को कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, और जो वैसे एक और ये इसमें और अच्छे से है हमारी मार्केटिंग प्रोसेस कि क्या है कि हमें डेफिनेशन तो यही थी, ये फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें, कि क्रिएट करना है वैल्यू और कैप्चर भी करना है रिटर्न में वैल्यू कस्टमर से। यानी कि कस्टमर को हम दे रहे हैं कुछ, तो उससे लेंगे भी तो ना, बिजनेस भी तो चलाना है ना, तो प्रॉफिट भी होना चाहिए ना। तो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे पहले, फिर कस्टमर से वैल्यू कैप्चर भी करेंगे। ठीक है, तो इसकी हमारी क्या डेफिनेशन कि अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वॉन्ट्स, सबसे पहले ये समझा। ठीक है, उसके बाद ये समझा कि कस्टमर की क्या नीड्स है, क्या वॉन्ट्स है, यानी कि मार्केट को हमने अच्छे से समझा। उसके बाद कस्टमर के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई, वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और वो वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी किसके थ्रू होगी, STP, वही हमारी। ठीक है, ये हमने फिर STP बनाया, यानी कि वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई। फिर हमने कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम एंड डिलीवर सुपीरियर वैल्यू, यानी कि एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम हमें बनाना है, यानी कि कैसे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, कैसा हमारा प्रोडक्ट होगा, फिर उसकी प्राइसिंग कैसे होगी, फिर उसको डिलीवर कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट था, इसको भी ध्यान में रखो साथ के साथ कि हमने ये सारी चीज़ें, इसकी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, उसकी प्राइसिंग और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये काम करना है यहाँ पे हमें, और ये इंटीग्रेटेड वे में करना है, क्योंकि होलिस्टिक मार्केटिंग वाला वो कंसेप्ट कि इंटीग्रेटेड करके चलना है सारी चीज़। कुछ भी हम अकेले में नहीं होगा कि सिर्फ अकेला मार्केटिंग का एक काम है, या अकेला एक सेलिंग का काम है, या प्राइसिंग का ही काम है, सिर्फ एक सारा कुछ साथ में मिलके चलेगा। उसके बाद बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड कस्टमर डिलाइट, और ये प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप हम कस्टमर के साथ वो जब कम्युनिकेट करते हैं ना, जब हम एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, और हमारा सेल्स फोर्स जाके उसके साथ, उनके साथ कम्युनिकेट करता है। और प्रमोशन में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है सेल्स प्रमोशन में। तो वो सारी चीज़ें वो किस चीज़ के लिए होती है, वो यही कि कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म और प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बना के रखनी है, ताकि और कस्टमर डिलाइट क्रिएट करनी है, यानी कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। वो ये था ना कि डिलाइट नीड, यानी कि कस्टमर बिल्कुल वो भी ना, वाव वाला जो फैक्टर होता है, यानी कि कस्टमर हमारे साथ ही जुड़ना चाहिए। सोचिए यार, इनके जैसा तो कुछ कोई है ही नहीं, इनके जैसा तो कोई ब्रांड और है ही नहीं, ये तो कोई इनके जैसी तो कोई कंपनी है ही नहीं। इतना अच्छे से जुड़ना है हमें कस्टमर के साथ, ऐसे कस्टमर डिलाइट क्रिएट करनी है। और फिर इस सब से क्या होगा, हम कस्टमर से वैल्यू कैप्चर करेंगे, प्रॉफिट क्रिएट करेंगे कंपनी के लिए। और या फिर इसको हम कस्टमर इक्विटी भी बोलते हैं। कस्टमर इक्विटी, अब देखो हमारे कि ये नया और टर्म आ गई कि कस्टमर इक्विटी। अब कस्टमर इक्विटी क्या होगी, यानी कि जो वैल्यू हमने कस्टमर से ली है, और वो लाइफ टाइम वैल्यू जो एक कस्टमर से हम ले सकते हैं, वो हमारी कस्टमर इक्विटी होती है। और जितने सारे हमारे टोटल कस्टमर से हम कितनी लाइफ टाइम वैल्यू ले सकते हैं, वो सारी हमारी क्या होती है, कस्टमर इक्विटी होती है। क्योंकि देखो इक्विटी क्या होता है, जितना पैसा हमने लिया है अलग अलग शेयर होल्डर से। ठीक है, फाइनेंस में वही होती है ना इक्विटी। और मार्केटिंग में अब कस्टमर इक्विटी क्या होगी कि एक कस्टमर से उसके पूरी लाइफ टाइम में हम कितनी लेंगे उससे वैल्यू, यानी कि कितना पैसा लेंगे, कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं हम एक कस्टमर से,
पूरी लाइफ टाइम, वो वैल्यू वो होती है कस्टमर इक्विटी। तो और सारे टोटल कस्टमर्स की ये डेफिनेशन भी लिख लो कि टोटल कस्टमर से हम उनकी लाइफ टाइम में कितना वैल्यू जो है वो कैप्चर कर लेंगे, वो हमारी क्या होती है कस्टमर इक्विटी, और ये हमें क्रिएट करनी है लास्ट में। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर फोकस रखना है कि कितनी ज़्यादा हम कस्टमर इक्विटी क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को उतना ही इम्प्रूव करते जाना है जितना कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम कस्टमर इक्विटी जो है हम क्रिएट कर सकें, यानी कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन वो प्रॉफिट कमाने के लिए देखो हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, कस्टमर डिलाइट भी लेके आना है, यानी कि कस्टमर को भी ऐसा ही फील होना चाहिए कि उसने भी ज़्यादा से ज़्यादा कमाया है, कस्टमर को भी ऐसा फील हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ही उसने यहाँ पे आके उसने सबसे अच्छा किया, यानी कि उन कंपनी से उस कंपनी का ये प्रोडक्ट खरीदने के उसने बहुत अच्छा किया। कस्टमर को भी ऐसा ही फील होना चाहिए और हमें भी ऐसा ही फील होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी मार्केटिंग की जो प्रोसेस है वो है कि कैसे हमें वैल्यू क्रिएट भी करनी है और कैप्चर भी करनी है। ठीक है, अब देखो, अब हमारी बारी आ गई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। क्या है ये क्वेश्चन? ये कि देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू। अब देखो, अब तो आपको ये इस चीज़ का सबूत भी मिल गया कि फिलिप कोटलर क्यों इतना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है शायद, ये नहीं 2022 में आया हुआ है, पता नहीं, इतना ध्यान नहीं है। एक बार ये कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, अभी पिछले साल का, ये उससे नेक्स्ट अटेम्प्ट का जो था उसका है। और उसमें ये क्या है कि इसमें देख लो, अभी इसी चीज़ के ऊपर है कि कस्टमर वैल्यू जो है क्रिएट करना, उसके लिए क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। जो आपने अभी पढ़ा ना, वो पढ़ के बिल्कुल अच्छे से, अगर आपने अच्छे से समझा है ना चीज़ों को, तो आप इसका आंसर भी अपने आप बता दोगे। देखो क्या है कि हमें ये बताना है कि कौन सा ट्रू है, और ट्रू ये हमारे एक से ज़्यादा है, क्योंकि ऑप्शंस देख के लग रहा है कि एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो, ए कंपनी कैन गो अलोन इन क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू। क्या कंपनी अकेले कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर सकती है? पहले ये बात है। नाम देखो, जैसे पढ़ के ही क्लियर हो रहा है, हमने होलिस्टिक मार्केटिंग का कंसेप्ट पढ़ा है कि अकेले नहीं चल सकते आप, सबको साथ में लेके चलना है। तो ये चीज़ तो शुरू में ही गलत होगी ना। नेक्स्ट क्या है कि कंपनी मस्ट वर्क विद इन ए ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ पार्टनर टू अकम्प्लिश कस्टमर वैल्यू। कंपनी को एक ब्रॉडर नेटवर्क लेके चलना है, एक ब्रॉडर नेटवर्क लेके चलना है ताकि कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। अपने सारे पार्टनर्स को साथ में लेके चलना है, ये बात सही है। हमने देखा कि सारे पार्टनर्स को, सारे कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज़ को, सबको साथ में लेके चलना है, सारे पार्टनर्स को साथ में लेके चलना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर सके, ये बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड्स compete देयर इंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क डोंट। क्या कह रहे हैं कि जो हमारा इंडिविजुअल कंपनी एंड ब्रांड्स है वो compete कर सकते हैं इंडिविजुअली, लेकिन इंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क नहीं कर सकता। उल्टा बोल रहे हैं ये, तो ये बोल रहे हैं कि कंपनी अकेले तो कर सकती है, कंपनी का अकेले ब्रांड तो जो है वो compete कर सकता है, लेकिन इंटायर वैल्यू यानी कि पूरा का पूरा जो उनका वैल्यू डिलीवरी सिस्टम है जिसमें सारे डिपार्टमेंट सारा कुछ आ जाता है, वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? वही तो कर सकता है, सबको साथ में लेके ही चलेंगे तभी तो होगी ना ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट। तो ये चीज़ तो गलत है अलग से। दूसरा क्या है कि इंडिविजुअल कंपनी एंड ब्रांड्स डोंट compete, इसी का उल्टा दे दिया, एंड द इंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क डू। ये सही बात है, इसमें इसी का उल्टा है बिल्कुल, तो ये डी सही है हमारा। दूसरा हमारा ये एक बी सही था, ए नहीं था। ठीक है, एक बार ए नहीं था, बी था हमारा, सी भी नहीं था, और सी का उल्टा डी है, तो ये डी था हमारा, तो ये हो गए। नेक्स्ट क्या है कि वैल्यू इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कॉस्ट। तो और ये जो वैल्यू की ये फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो बेनिफिट्स जो मिलते हैं वही कंट्रीब्यूशन होता है। जब आपने जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन वही होता है ना, प्रॉफिट जो है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन यानी कि प्रॉफिट यानी कि बेनिफिट्स जो कस्टमर को मिल रहे हैं डिवाइड बाय कॉस्ट, यही होती है इसकी ये तो फॉर्मूला तो वैल्यू का, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कॉस्ट। और ये क्या बोल रहा है कि ये फॉर्मूला क्या डिफाइन कर रहा है कि ऑफर हायर कंट्रीब्यूशन थ्रू प्रोडक्ट और सर्विस टू क्लाइंट्स एंड लोअर द कॉस्ट। क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन क्रिएट करो, ऑफर करो, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, ये ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा हो, और जो लोअर करो कॉस्ट को कम करो। ठीक है, यानी कि जो कस्टमर्स के लिए कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाना है और कॉस्ट को कम करना है। यही बात तो होती है कि हमें बेनिफिट्स बढ़ाने हैं कस्टमर के, कस्टमर का जो प्राइस जो कस्टमर पे कर रहा है, कॉस्ट जो है वो कम करनी है, इसी से हमारी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारे सही पॉइंट कौन से हो गए? बी डी ई, और बी डी ई हमारा ये डी ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा बी डी ई। ठीक है,
ये राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ये बी डी ई, यानी कि बी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इनटू मार्केटिंग प्रोसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस, और ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, देख लो मार्केटिंग प्रोसेस में से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और वो जो होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट जो था उसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपका जो आज करवाया दोनों में से क्वेश्चन आया हुआ है। और क्या है ये कि कंस्ट्रक्ट, इसकी ये प्रोसेस आपको बतानी है कि सीक्वेंस में लगाने हैं ये स्टेप्स की पहले कंस्ट्रक्ट इन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू, पहले मार्केटिंग प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे या कैप्चर करेंगे वैल्यू कस्टमर से। अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस और कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, कौन सा पहले करेंगे। एंगेज कस्टमर, बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। डिजाइन वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब आप ये चीज देखो, बिल्कुल सेम टू सेम जो फिलिप कोटलर ने मार्केटिंग की प्रोसेस दी है ना, बिल्कुल सेम वैसे का वैसे उठा के दे रखा है। देख लो ये है वैल्यू फिलिप कोटलर की, ठीक है। आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दोगे, वैसे भी आप इसका आंसर पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आएगा, पीछे प्रीवियस करके देखोगे ना पीछे की स्लाइड्स में, तो वो प्रोसेस गिवन है, वहाँ से ही आप इसका आंसर बता सकते हो। और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में ही हम इसका आंसर बता देंगे, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।